नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने राजनीति से प्रेरित आरोप लगाने वाले लोगों से माफी मांगने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कल जर्मनी जाएंगे। प्रधानमंत्री कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। भारत ने 3 अरब श्रीलंकाई रुपए मूल्य की मानवीय सहायता श्रीलंका भेजी। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात कराने के संवैधानिक अधिकार के फैसले को पलटा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे न्यायालय और देश के लिए दुखद बताया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन में पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में चौथे दिन मध्य प्रदेश ने मुंबई के साथ खेलते हुए पहली पारी में भोजनावकाश तक 6 विकेट पर 475 रन बनाए और दाम्बुला में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात दंगों के मामले में राजनीति से प्रेरित आरोप लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। श्री शाह ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी गई है। इस याचिका में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच दल द्वारा बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। श्री शाह ने कहा कि न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि गोधरा में रेलगाड़ी को आग लगाए जाने के बाद हुए दंगे पहले से नियोजित नहीं थे बल्कि उसी समय भड़के थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। जब अंत में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है, तो आनंद ही होगा। गृह मंत्री ने जोर दिया कि उस समय स्थिति को नियंत्रण में लाने की हर संभव कोशिश की गई। सरकार की ओर से किसी तरह की देरी नहीं की गई और तीसरे पहर तक सेना बुला ली गई थी। गृह मंत्री ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया लंबी चलने के कारण श्री मोदी ने वर्षों तक निराधार आरोपों का सामना किया। 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वाले लोगों के सामने करा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुजरात मामले में पूछताछ हुई थी लेकिन कोई धरना नहीं दिया गया। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए, मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1975 में आपातकाल लागू किए जाने को इतिहास का काला अध्याय कहा है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि 1975 में इसी दिन
कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू करके प्रत्येक भारतीय के संवैधानिक अधिकार छीन लिए थे। उन्होंने इस तानाशाही मानसिकता के विरोध में खड़े होकर लोकतंत्र बहाल करने के लिए बलिदान देने वाले लोगों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि 47 वर्ष पहले देश में आपातकाल लगाया जाना कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लेने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नियोजित और प्रणालीबद्ध तरीके से नष्ट किया जाना कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्री नड्डा ने ट्वीट संदेश में कहा कि आज देश उन महान नायकों को याद कर रहा है जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से जर्मनी और संयुक्त अरब अमारात की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। श्री मोदी इस महीने की 26 और 27 तारीख को जर्मनी की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन के लिए श्वालो एलमाउ पहुंचेंगे। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं। जर्मनी ने भारत को G7 शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच परंपरागत मजबूत संबंधों और घनिष्ठ भागीदारी तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संपर्कों को देखते हुए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री G7 और मेहमान देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सोमवार को G7 सम्मेलन के 2 सत्रों में हिस्सा लेंगे। पहला सत्र जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य के बारे में होगा, जबकि दूसरे सत्र में खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता पर चर्चा की जाएगी। श्री मोदी का जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। Prime Minister will hold bilateral meetings and discussions with the leaders of the G7 as also the guest countries on the sidelines of the G7 summit. Prime Minister is also scheduled to have an interaction with the Indian diaspora at a community event during his stay in Germany for the G7 summit. G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमारात जाएंगे। श्री क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान को संयुक्त अरब अमारात का नया राष्ट्रपति और अबू धाबी का शासक बनने पर बधाई भी देंगे। Prime Minister to pay personal condolences on the passing away of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the former UAE President and Abu Dhabi ruler. This will be Prime Minister's first meeting at the same time with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan since his election as the new President of the UAE and the ruler of Abu Dhabi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि आदिवासी समाज पार्टी के आंदोलन का अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जनजातीय समाज की सक्षम और मेहनती महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों के विद्रोह के बाद राजनीतिक स्थिति 5वें दिन भी अनिश्चयपूर्ण बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सत्तारूढ़ दल और शिवसेना के बागी विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 निर्दलीय विधायक महेश बाल्दी और विनोद अग्रवाल ने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल को पत्र लिखकर कहा है कि वे किसी भी विधायक को निलंबित नहीं कर सकते क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहले से ही लंबित है। ये पत्र शिवसेना द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह के मद्देनजर 12 विधायकों को अपात्र घोषित करने की मांग के बाद भेजा गया है। गौरतलब है कि ठाणे में कुछ पार्षदों और पदाधिकारियों ने शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए
लगाए हैं। राज्य में जारी राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए ठाणे जिला प्रशासन ने 30 जून तक जिले में किसी भी तरह के राजनीतिक जुलूस, सभा या नारेबाजी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेश से शिवसेना के विधायकों की सुरक्षा छीन ली गई है। हालांकि गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा है कि न तो मुख्यमंत्री और न ही गृह विभाग ने राज्य में किसी भी विधायक की सुरक्षा हटाने के आदेश दिए हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे आज तीसरे पहर गुवाहाटी में अपने साथी विधायकों के साथ बैठक करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच शिवसेना के 38 विधायकों ने अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा वापस लिए जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा है। महाराष्ट्र के 2 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल को पत्र लिखकर कहा है कि वे किसी भी विधायक को निलंबित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है। शिवसेना ने बृहस्पतिवार को श्री झिरवाल को एक सूची सौंपी थी जिसमें उन विधायकों के नाम थे जिन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों के मामलों में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने राजनीति से प्रेरित आरोप लगाने वाले लोगों से माफी मांगने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कल जर्मनी जाएंगे। प्रधानमंत्री कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। भारत ने 3 अरब श्रीलंकाई रुपए मूल्य की मानवीय सहायता श्रीलंका भेजी। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात कराने के संवैधानिक अधिकार के फैसले को पलटा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे न्यायालय और देश के लिए दुखद बताया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए पश्चिम तटवर्ती क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में चौथे दिन मध्य प्रदेश ने मुंबई के साथ खेलते हुए पहली पारी में भोजनावकाश तक 6 विकेट पर 475 रन बनाए और दाम्बुला में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने श्रीलंका को 3 अरब श्रीलंकाई रुपए मूल्य की मानवीय सहायता भेजी है। इसकी पहली खेप कल कोलंबो पहुंची। भारत द्वारा भेजी गई इस सहायता में 14,700 मीट्रिक टन चावल, 250 मीट्रिक टन दूध पाउडर और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले और श्रीलंका के मंत्रियों केहलिया रामबुगवेला और नलिन फर्नांडो ने ये खेप प्राप्त की। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने 50 वर्ष पुराने एक फैसले को पलट दिया है जिसमें गर्भपात को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 के मुकाबले 6 के बहुमत से रिपब्लिकन समर्थित मिसिसिपी कानून को बरकरार किया जो 15 सप्ताह के बाद गर्भपात को प्रतिबंधित करता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्भपात का अधिकार समाप्त किए जाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इसे न्यायालय और देश के लिए दुखद बताया।
पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम देने में शामिल लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी साजिद मीर को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी से वर्षों से इनकार और उसके मारे जाने का दावा किया जा रहा था। 1 दशक से भी अधिक समय से अमेरिका और भारत को साजिद मीर की तलाश थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पंजाब में जलालाबाद विस्फोट मामले में फिरोजपुर, फाजिलका और तरनतारन जिलों के 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। छापों के दौरान डिजिटल उपकरण, विस्फोटक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। ये मामला फाजिलका के जलालाबाद में पंजाब नेशनल बैंक के निकट एक मोटरसाइकिल में हुए विस्फोट से संबंधित है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि बाढ़ग्रस्त जिलों की संख्या 30 से घटकर 28 हो गई है। राज्य के कुल 3,510 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। असम और मेघालय में वायुसेना का बाढ़ राहत अभियान जारी है। वायुसेना ने 21 जून से अब तक इन राज्यों में 74 उड़ानें भरी और 253 लोगों को बचाया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरल तथा माही और लक्षद्वीप में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी आरके जैनामणि ने बताया कि मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी भीतरी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कल तक तेज वर्षा होगी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वार्निंग जारी किया है, मेनली हमारा जो कोंकण और गोवा और कर्नाटक कोस्ट का और गुजरात जो तटीय इलाका है, इसमें वेरी हेवी रेनफॉल होगा, इसीलिए हम लोग ऑरेंज अलर्ट दिया है। वेरी हेवी रेनफॉल यानी रेनफॉल जो है अप टू 120 मिलीमीटर हो सकता है 24 आवर्स। 4 दिन का अलर्ट है और उसके साथ साथ मानसून का जो स्टार्टर्स है अभी वीक चल रहा है सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमारा कोई मेजर अलर्ट नहीं है ईस्टर्न इंडिया के लिए। हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब जगह में अभी मानसून आया नहीं और अभी ये जगह में जो है ड्राई वेदर चल रहा है वो 27 तक चलेगा। बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल के चौथे दिन आज मध्य प्रदेश ने पहली पारी में चायकाल तक 9 विकेट पर 529 रन बना लिए थे। इससे पहले मुंबई ने पहली पारी में 374 रन बनाए थे। उधर दाम्बुला में भारत से दूसरे T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 8 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 47 रन बना लिए थे। भारतीय टीम इस श्रृंखला में श्रीलंका से 3 एकदिवसीय मैच भी खेलेगी। मिताली राज के क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारतीय महिला टीम पहली श्रृंखला खेल रही है। अगले महीने जुलाई में भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के सभी मैचों का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरे के सभी मैचों का प्रसारण डीडी फ्री डिश के अलावा सभी केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। वेस्टइंडीज दौरे में 3 एकदिवसीय और 5 T20 मैच खेले जाएंगे जो 22 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक।
आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 25 जून 1906 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा की। हालांकि सुचेता अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सशक्त नेतृत्व के लिए जानी जाती थीं, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि बचपन में वे बहुत ही शर्मीली और संकोची थीं। उनके अपने शब्दों में ब्रिटिश सरकार के भीषण अत्याचारों, विशेषकर जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटना को देखकर उनके भीतर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रबल इच्छा पैदा हुई और उनके भीतर के प्रतिशोध को स्वर मिला। उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की प्रोफेसर बनने का निर्णय लिया। ये विश्वविद्यालय उपनिवेश विरोध गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही सुचेता की मुलाकात जाने माने स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी से हुई, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वयं सेवकों को लेने के उद्देश्य से अक्सर विश्वविद्यालय आया करते थे। बाद में 1934 में इन दोनों ने बिहार भूकंप के राहत कार्यों में भागीदारी की। इसके 2 वर्ष बाद दोनों ने विवाह करने का फैसला किया, लेकिन कृपलानी सुचेता से 20 वर्ष बड़े थे और इस विवाह के लिए दोनों के परिवारों में से किसी की भी स्वीकृति नहीं थी। गांधी जी भी इस निर्णय से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विवाह के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों से आचार्य कृपलानी का ध्यान राष्ट्रहित के कार्यों से हट जाएगा। लेकिन गांधी जी बाद में इस विवाह के लिए राजी हो गए और सुचेता कृपलानी ने भी सत्याग्रह रैलियों में सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। जल्दी ही वे नेतृत्व भूमिका में भी आ गईं। सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने विभाजन के समय हुए दंगों के दौरान महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुचेता को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जुलाई 1945 तक लखनऊ जेल में रखा गया। स्वतंत्रता संग्राम में सुचेता की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें 1946 में संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उन्होंने संविधान सभा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया था। आजादी के बाद भी सुचेता राजनीति से जुड़ी रहीं। 1952, 1957 और 1967 में उन्हें लोकसभा के लिए चुना गया। 1963 में उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया गया। किसी भी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली वे पहली महिला थीं। 1974 में सुचेता कृपलानी का निधन हो गया, लेकिन वे आज भी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में याद की जाती हैं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हस्सा की शहादत को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 25 जून 1919 को फांसी दे दी गई थी। हिंदू मुस्लिम ते सिखा ने जान दी बाजी लागे, भारत मां दी छोड़ी एक एक बूंद लहू दी पाके, तिन कौमां ने रल के रंगे रंग बिरंगे पंजाब के अमृतसर निवासी हस्सा मोहम्मद शेख के पुत्र थे। हस्सा ने रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अंतर्गत 6 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हड़ताल का आयोजन किया। उन पर एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या का आरोप लगाया गया। हस्सा पर मुकदमा चलाया गया और अमृतसर अलायंस बैंक हत्या मामले में मार्शल लॉ कमीशन द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया। 25 जून 1919 को इस निर्भीक देशभक्त को फांसी दे दी गई। उन्हें आकाशवाणी समाचार का नमन।
आज हम शहीद विदेशी राम का भी स्मरण कर रहे हैं। झारखंड के संथाल परगना के निवासी विदेशी राम भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया गया और 25 जून 1944 को दुमका जेल में कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, मुंबई में बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश के आसार हैं। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गंगटोक, कोहिमा, शिलंग, ईटानगर और आइजोल में बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार बारिश हो सकती है या गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। और अब आज का संस्कृति। इस गीत को कुछ समय पहले सदी के सबसे बेहतरीन प्रेम गीत का व्यूअर्स पोल अवार्ड भी मिला है। जानते हैं इस गीत की धुन किसने बनाई थी? इसकी धुन बनाई थी संगीतकार मदन मोहन ने। आज 25 जून है और जन्मदिन है मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी शक्ल से बिल्कुल एक हीरो की तरह लगते थे। अपने अच्छे दोस्त राज कपूर की तरह वे भी एक अभिनेता बनना चाहते थे, पर उनके पिता ने इसकी इजाजत देने से उन्हें मना कर दिया, बल्कि उन्हें फौज में भेज दिया। फौज में कुल 2 साल काम करने के बाद मदन मोहन लखनऊ पहुंच गए और ऑल इंडिया रेडियो में काम करने लगे। वहां उनकी मुलाकात बेगम अख्तर, विलायत खान, तलत महमूद जैसी शख्सियतों से हुई। इस दौरान मदन मोहन के मन में संगीतकार बनने की चाह जागी। 1950 में मदन मोहन को देवेंद्र गोयल की आंखें में पहली बार संगीत देने का मौका मिला। आंखें रिलीज हुई, संगीत की खूब तारीफ भी हुई। मदन मोहन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनका संगीत दिल को छू जाता था। तलत महमूद और लता मंगेशकर से इन्होंने कई यादगार गजलें गवाईं। संगीतकार मदन मोहन के मनपसंद गायक थे मोहम्मद रफी। जब ऋषि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2022 के संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए आज पुर्तगाल के लिए रवाना हुए। ये सम्मेलन सोमवार को लिस्बन में शुरू होगा। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 196 करोड़ 94 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 15,73,000 से अधिक टीके लगाए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने राजनीति से प्रेरित आरोप लगाने वाले लोगों से माफी मांगने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कल जर्मनी जाएंगे। प्रधानमंत्री कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। भारत ने 3 अरब श्रीलंकाई रुपए मूल्य की मानवीय सहायता श्रीलंका भेजी। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात कराने के संवैधानिक अधिकार के फैसले को पलटा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे न्यायालय और देश के लिए दुखद बताया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में चौथे दिन मध्य प्रदेश ने मुंबई के साथ खेलते हुए पहली पारी में चायकाल तक 9 विकेट पर 529 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।